हेलो साथियों, सभी को नमस्कार। जैसा कि साथियों आपको पता है कि 5 और 6 नवंबर को हमारा सीईटी का पेपर होने वाला है। तो साथियों इसके लिए हम एनटीए की कुछ ओल्ड पेपर का सॉल्यूशन देखते हैं, जो कि आपको एनटीए का पैटर्न समझने में बहुत आसानी होगी। चलो तो साथियों देखते हैं। ये हमारे पास 2018 का AR भर्ती का एनटीए का पेपर है, जो एनटीए ने लिया था। इसमें 150 क्वेश्चन है टोटल। क्वेश्चन इसमें टोटल 200 है और 150 मतलब मिनट का समय दिया गया था इस पेपर में। तो चलो हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये। तो बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द परमार्थ शब्द का विलोम है, उसे पहचानिए। तो इसमें साथियों क्या पूछा है कि परमार्थ शब्द का विलोम। ऑप्शन नंबर ए स्वार्थ, बी साक्षर, सी मूर्ख और डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्वार्थ। इसका क्या आंसर होगा? स्वार्थ, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द ज्वाला शब्द का पर्यायवाची नहीं है, उसे पहचानिए। तो साथियों इसमें ज्वाला शब्द का पर्यायवाची नहीं है, ये पूछा गया है। इसमें ऑप्शन नंबर ए है आग, ऑप्शन नंबर बी अग्नि और ऑप्शन नंबर सी कानन, ऑप्शन नंबर डी अनल। इसका आंसर होगा कानन। ठीक है, ज्वाला शब्द का पर्यायवाची नहीं है। इसका आग भी है, ज्वाला का अग्नि भी है और अनल भी है, तो कानन नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 3 नंबर। नीचे दिए गए मुहावरों में से कौन सा मुहावरा दर्शाए गए व्यवहार का सबसे सटीक वर्णन करता है? कुछ लोगों की सोच तो साधारण होती है मगर उनका मुंह हमेशा चलता रहता है। तो साथियों इसमें क्या कहा है कि कुछ लोगों की सोच तो साधारण होती है मगर उनका मुंह हमेशा चलता रहता है। ऑप्शन नंबर ए मन मन भाई मुंडी हिलाई, ऑप्शन नंबर बी नाच ना जाने आंगन टेढ़ा और ऑप्शन नंबर सी जितनी लंबी चादर उतने लंबे पैर, ऑप्शन नंबर डी अधजल गगरी छलकत जाए। क्या है? अधजल गगरी छलकत जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी अधजल गगरी छलकत जाए। ठीक है, अधजल गगरी छलकत जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अगला। इन शब्दों में से तत्सम शब्द पहचानिए। इन शब्दों में से तत्सम शब्द पहचानिए। ए वधु, बी घर, सी सूत और डी दूध। साथियों तत्सम शब्द का अर्थ होता है कि जो शब्द संस्कृत से जैसे कि त्यों हिंदी में प्रयोग हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वधु। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वधु। ठीक, अगला क्वेश्चन 5 नंबर। इनमें से कौन सा शब्द इच्छा शब्द का पर्यायवाची नहीं है, उसे पहचानिए। इच्छा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो साथियों आप देख रहे हैं एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें नहीं है पूछा गया है। ये दूसरा क्वेश्चन है, नहीं है पूछा गया। तो साथियों आप ध्यान रखना कि एग्जाम देते समय ये ध्यान रखना कि प्रश्न में क्या पूछा गया है, तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। पर इच्छा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर ए लिप्सा, बी कामना, सी वैवी और डी शप्रहा। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों सी वैवी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वैवी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 6। इन शब्दों में से तद्भव शब्द पहचानिए। साथियों अब अभी आपको बताया कि तत्सम तो वो होते हैं जो संस्कृत में जो कि तो यूज हो, और तद्भव होते हैं जो संस्कृत के शब्द हिंदी में यूज हो, जो हिंदी में जो कि तो यूज हो, ना कि संस्कृत में। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए उपवास, बी वधु, सी सत और डी अचरज। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अचरज। ठीक है, अचरज ये हिंदी का शब्द है, बाकी संस्कृत की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इनमें से कौन सा शब्द अशुभ शब्द का पर्यायवाची, देख लो साथियों फिर ये नहीं है, अशुभ शब्द का पर्यायवाची नहीं है, उसे पहचानिए। साथियों आपको ये पेपर इसलिए करवाया जा रहा है कि ताकि आप एनटीए का जो क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन आते हैं और किस लेवल के आते हैं, वो आप पहचान सके, उस हिसाब से आप तैयारी कर सकें। ठीक है साथियों, तो इनमें से कौन सा शब्द अशुभ शब्द का पर्यायवाची नहीं है, उसे पहचानिए। ऑप्शन नंबर ए सेंध, ऑप्शन नंबर बी घोटक, सी तुरंग और डी घोड़ा। तो इसके साथियों अशुभ शब्द का पर्यायवाची नहीं है। इसके साथ ही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सेंध, क्योंकि सेंध अशुभ का पर्यायवाची नहीं है। अशुभ मतलब घोड़ा, सेंध घोड़े का पर्यायवाची नहीं है। घोटक और तुरंग और घोड़ा ये तीनों पर्यायवाची हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। रवि का मन आज पढ़ाई में नहीं लग रहा था, उसे आज चाट पकौड़ी खाने का मन था। वो अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ तुम आज बहुत सुंदर दिख रही हो। कौन सा मुहावरा रवि के इस व्यवहार को सबसे बखूबी दर्शाता है? तो साथियों इसमें क्या बता रहा है कि रवि का मन आज पढ़ाई में नहीं लग रहा था और चाट पकौड़ी खाने का मन था, तब वह अपनी माँ के पास गया और बोला कि माँ आज तुम बहुत सुंदर दिख रही हो।
तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, मन मन भाए मुंडी हिलाए, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, सी अपना उल्लू सीधा करना, और ना ना नो मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपना उल्लू सीधा करना। मतलब कि रवि का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था, तो अपनी माँ के पास गया और बोला कि माँ तुम आज बहुत सुंदर दिख रही हो। मतलब उसने अपनी माँ की प्रशंसा कर दी और अपना काम निकाल लिया, अपना उल्लू सीधा कर लिया। समझ रहे हो? अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इन शब्दों में से तत्सम शब्द पहचानिए। क्या है कि तत्सम शब्द पहचानिए, मतलब संस्कृत वाला शब्द जो संस्कृत में यूज होता है ना, वैसे कि वैसे हिंदी में यूज होता है, वो शब्द पहचानना अपन को। ऑप्शन नंबर ए अज्ञानी, बी अदरक, सी किवाड़ और डी गाँव। तो इसका आंसर होगा साथियों अज्ञानी, ऑप्शन नंबर ए अज्ञानी। ठीक है, क्योंकि अदरक और किवाड़ तो अपने देसी भाषा का शब्द है ही, किवाड़ गाँव, अदरक ये हिंदी के शब्द है और अज्ञानी संस्कृत का शब्द है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। दिए गए शब्दों में से आविर्भाव शब्द का विलोम शब्द पहचानिए। आविर्भाव का विलोम शब्द। साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनाविर्भाव, बी भार्गव, सी तिरोभाव और डी ग्रहणी। तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तिरोभाव। क्या होगा? तिरोभाव। आविर्भाव का शब्द का विलोम तिरोभाव, ठीक है, ना कि अनाविर्भाव। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तिरोभाव। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। दिए गए शब्दों अनेक शब्दों के लिए एक उपयुक्त शब्द है, मतलब आपको एक शब्द बताना है इस पूरे सेंटेंस के लिए। 25 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव है। तो साथियों ऑप्शन नंबर स्वर्ण जयंती, बी वीर जयंती, सी कांस्य जयंती और डी रजत जयंती। तो साथियों आपको पता होगा कि स्वर्ण जयंती मनाते हैं जब हमारे 50 साल पूरे हो जाएं। स्वर्ण जयंती कब मनाते हैं? जब हमारे 50 साल पूरे हो जाएं। और कांस्य जयंती मनाते हैं जब हमारे 10 साल पूरे हो जाएं। और रजत जयंती मनाते हैं जब हमारे 25 साल पूरे हो जाएं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रजत जयंती। ठीक है, और 100 वर्ष पूरे होने पर वो मनाते हैं शायद डायमंड जयंती, है ना, डायमंड जुबली। हाँ ठीक है, 50 पर स्वर्ण जयंती और 25 पर रजत और सी मतलब 10 वर्ष पर कांस्य जयंती। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। हिंदी के एक पूर्ण वाक्य को 4 भागों में बांट दिया गया है, आपको 4 भागों को चुनकर सही क्रम में लगाना है। ठीक है साथियों, ये पूरे 4 सेंटेंस हैं, इनको अपन को सही क्रम में लगाना है, एक के बाद एक सेंटेंस। ऑप्शन नंबर ए है परंतु अधिक संगठित और शक्तिशाली भी है, ये भी नहीं होगा। विश्वास को तथागत की विशाल सेना का अनुमान था, नहीं होगा, क्योंकि तथागत की सेना न केवल संख्या में अधिक होगी और उसने विचार बना दिया था कि साधारण युद्ध है। तो साथियों आपको ये तो पता ही होगा, कोई भी सेंटेंस, कोई भी वाक्य जब शुरू होता है तो वह कर्ता से शुरू होता है। ठीक है, तो इसमें ऐसा तो है नहीं कि कोई भी शब्द से शुरू हो जाएगा, क्योंकि जिसके बाद कोई कर्ता होगा वही तो कुछ आगे उसके बारे में बात की जाएगी, तो कर्ता से वाक्य शुरू होगा। तो साथियों इसमें कर्ता है विश्वास राव। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा सेंटेंस आएगा? विश्वास राव, ऑप्शन नंबर सेकंड नंबर। फिर उसके बाद में आएगा विश्वास राव को तथागत की विशाल सेना का अनुमान था। फिर आएगा इसमें और उसने विचार बना लिया था कि साधारण युद्ध नहीं होगा, क्योंकि तथागत की सेना न केवल संख्या में अधिक है परंतु उसकी संगठित और शक्तिशाली भी है। तो साथ ही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 2 नंबर, फिर 4 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 1 नंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो साथ ही आपको ये अगर सही से आपको पता होगा तो आप कर पाओगे। वैसे आप कर ही लोगे इतनी, तो आपको हिंदी आती है, आप हिंदी शुरू से बोलते हैं, हिंदी भाषा के से बिलोंग करते हो। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 13। क्योटो प्रोटोकॉल खालिस्तान, अब हिंदी हमारी खत्म हो गई है, अब ये कुछ क्वेश्चन है जीएस के। क्योटो प्रोटोकॉल खालिस्तान से संबंधित है, तो क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? आप उसको सभी को पता होगा, तो ये है जलवायु परिवर्तन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जलवायु परिवर्तन से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इनमें से कौन सा देश यूरोपीय संघ EU का सदस्य नहीं है? क्या पूछा है? नहीं है। देख लो आप क्वेश्चन, शायद ये चौथा 5वां क्वेश्चन है जिसमें पूछा कि नहीं है, कौन सा यूरोपीय संघ EU का सदस्य नहीं है। तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तुर्की। ऑस्ट्रिया भी है, बेल्जियम भी है, फिनलैंड भी है, तुर्की नहीं है, क्योंकि तुर्की का कुछ भाग एशिया में पड़ता है, कुछ छोटा सा एशिया में पड़ता है, बाकी यूरोप में। तो तुर्की EU का सदस्य नहीं है, बाकी ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, फिनलैंड तो है ही, आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित क्रिकेटरों में से किसने हाल ही में अपनी आत्मकथा लिखी, जिसका शीर्षक है 281 एंड बियॉन्ड? क्या है 281 एंड बियॉन्ड? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी VVS लक्ष्मण। क्या होगा? VVS लक्ष्मण ने लिखी है अपनी आत्मकथा 281 एंड बियॉन्ड के नाम से। ठीक है, तो साथियों ये आपको बता दूं कि जितनी भी हमारी ओल्ड किताबें हैं जो भी मतलब आती हैं करंट में, वो सभी अपनी मतलब मोस्ट याद करके जाना कि एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का मिलेगा आपको सीटी में, तो बता दिया मैंने। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर।
अब ये हमारी रीजनिंग शुरू हो चुकी है। आहन का जन्म 18 अप्रैल 1971 को रविवार के दिन हुआ था। जिस दिन वो ठीक 10 वर्ष की हो जाएगी वो कौन सा दिन होगा? तो साथ ही उसमें क्या पूछा है कि हमारे को आहन का जन्म 1971 में 18 अप्रैल को रविवार के दिन हुआ था, और जिस दिन वो 10 वर्ष की हो जाएगी, मतलब 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद 1981 में। अच्छा, कौन सा दिन होगा? तो साथियों आपको एक चीज़ तो पता ही होगी, जब हम एक साल से, मतलब जिस दिन को हमको दिया हुआ है उससे अगले साल में हम जब जाते हैं, एक साल पूरा करते हैं, तो आपको पता है कि वो वार एक दिन बढ़कर आता है। जिस दिन का दिया हुआ है उससे एक दिन बढ़कर आता है, और जब लीप वर्ष होता है तो 2 दिन बढ़कर आता है। और हमें तो 1981 का पता करना है ना। तो 1981 के बीच में कितने लीप वर्ष आएंगे? 1972, 1976 और 1980, 3 लीप वर्ष आएंगे। ठीक है साथियों, 3 लीप वर्ष तो ये आएंगे। अच्छा, 6 दिन तो इनके बढ़ गए, 2-2 दिन करके। ठीक है, और बाकी जो एक एक दिन बढ़कर आएगा साधारण वर्ष में, वो अलग है। जैसे 1971, 1972 का होगा, 1973, 1974, 1975, 76 का लीप वर्ष हो गया, 77, 78, 79 और 81, 80 का होगा लीप वर्ष, 81। तो कितने कितने दिन ये हो गए? 7 दिन ये हो गए। 6 और 7 13 दिन। कितने हो गए? 13 दिन। अब साथियों 13 दिन बढ़कर आएंगे, तो हमको पता है कि 7 दिन में हर बार रिपीट होता है, तो हम इसमें 7 का भाग देंगे। तो 7 का भाग देंगे तो इसमें शेष बचेगा 6। 7 एकम 7, और कितना बचेगा? 6। 6 शेष बचेगा। ठीक है, आपको तो ये पता ही है कि इसमें 6 शेष बचेगा। तो जब हम रविवार में 6 जोड़ेंगे, तो क्या होगा? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, शनिवार। रवि में प्लस हम 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? शनिवार। ठीक है, इसका आंसर होगा शनिवार। अगला क्वेश्चन है, एक कूट भाषा में BIGGEST को BGGST लिखा जाता है, KINGSTON को KNGSTN लिखा जाता है, तो TRICK को TRCK लिखा जाता है। उसी भाषा में CRYPTS को कैसे लिखा जाएगा? तो साथियों इसमें देखो क्या है, इसमें है कि जो बिगेस्ट है उसमें हमारे को वोवल, अंग्रेजी भाषा के शब्द अक्षर वोवल A, E, I, O और U, ये 5 होते हैं। तो इनमें साथियों इसमें क्या कर रखा है कि वोवल को हटा रखा है, जैसे आई को और ई को, आई और ई को छोड़कर बाकी सबको लिख रखा है, देख रहे हो? तो ऐसे ही इधर भी KINGSTON में आई को हटा दिया गया है और ओ को हटा दिया गया है, बाकी सबको लिख दिया गया है। ऐसे ही हमें ट्रिक्स में भी आई को हटा दिया गया है, बाकी सबको लिख दिया गया है। तो ऐसे ही हमें इसमें करना है CRYPTS में। तो इसमें देखो साथियों कि इसमें कोई वोवल नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा सेम का सेम, CRYPTS, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक कूट भाषा में कंट्रोलिंग CONTROLING को GNILLORTNOC लिखा जाता है, VOLLEY वॉलीबॉल्स को SLLABYELLV लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में SANCTURARIES को कैसे लिखा जाएगा? साथ ही इसमें क्या कर रखा है कि कंट्रोलिंग को उल्टा लिख रखा है, मतलब इन्हीं अक्षरों को पीछे से लिख रखा है। ठीक है, आप देख सकते हो, ऐसे भी देखो जी से शुरू कर रखा है। तो ऐसे ही हम इसको कर देंगे SANCTURARIES को। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा? एस पीछे भी आगे है तो एस, फिर ई, फिर आई, फिर आर, फिर ए, फिर यू, फिर टी, फिर सी, फिर ऐसे ही एन, फिर ए, फिर एस। तो हम देख लेते हैं इसमें क्या ऑप्शन होगा। SEIRA, 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 ऑप्शन नंबर सी और डी में है। आगे एक के बाद में यू टी। तो साथ ही इसमें देखो, इसमें UC है, इसमें UT है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, UT, SEIRAUTCNAS। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो। एक कूट भाषा में GODSENT को FNCRDMS लिखा जाता है, उसी जोकिंग को INGHMF लिखा जाता है, तो उसी भाषा में BRAZENLY कैसे लिखा जाएगा? साथ ही इसमें क्या कर रखा है कि जैसे हम इस अक्षर को क्या कर लेंगे? कोडिंग कर लेंगे। क्या कर लेंगे? कोडिंग। जैसे जी को क्या लिख दिया गया है? जी को लिखा गया है, जी अंग्रेजी वर्णमाला में कौन से नंबर पर आता है? 7 पर। अच्छा, 7 पर। फिर O 15 पर, D 4 पर, S 19 पर, E 5 पर, N 14 पर और T 20 पर। पता है, आपको सबको पता है। तो F कितने पे? 6 पे, एक कम करके लिख दिया गया 6, N 14, C 3, R 18, ये 19 है। ठीक है, D 4 पर। तो इसमें क्या है कि एक कम करके लिखा गया है। ठीक है,
ये आपको आप देख रहे हो। इसी प्रकार इसमें भी जोकिंग में भी एक कम करके लिखा गया है। जे 10 पर, आई 9 पर आता है, ओ 15 पर, एन 14 पर, के 11 पर, जे 10 पर, मतलब एक एक कम करके लिखा गया है। ऐसे ही हम इसको भी एक एक कम करके लिख देंगे, बी आर ए जेड एन एल वाई को। तो बी 2 पर आता है और आर 18 पर, ए 1 पर, जेड 26 पर, ई 5 पर, एन 14 पर। तो इसमें भी हम एक एक कम करके लिखेंगे तो क्या होगा, 2 का में एक कम करेंगे तो एक, ये क्या 18, 18 में से एक कम करेंगे तो 17, एक ए में एक कम करेंगे तो, अब देखो ए में एक कम करेंगे तो क्या आएगा, जेड मतलब 26, क्योंकि हम उल्टा ही तो कम करेंगे ना, नीचे तो कम कर रहे हैं, तो एक में एक कम करेंगे तो वापस आ जाएंगे जेड 26, और ये एक ए हो गया जेड। अब जेड में कम करेंगे तो वाई 25 वाई। तो हम देखते हैं 1 पर ए, 17 पर क्यू और 26 पर जेड, ए क्यू जेड, और 25 पर वाई। अच्छा, फिर 5 पर ई है तो 4 पर डी आएगा। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्यू जेड वाई डी एम के वाई। मतलब एक एक कम करके हम पूरा लिख देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रंजीत साफ उजली धूप वाली सुबह में समुद्र के किनारे चल रही है, उसकी परछाई उसके दाहिने हाथ की ओर पड़ रही है, तो उसकी पीठ दी हुई दिशा में किस ओर है। तो साथ ही आपको ये पता होगा, जब हम सूर्य के सामने खड़े होते हैं, जैसे सूर्य जिस तरफ से निकलता है तो हमारी परछाई उसके अपोजिट में पड़ती है। ठीक है, अगर मान लो सूर्य इस तरफ से निकला, मान लो ये यहाँ सूर्य निकला है, ठीक है, और हम खड़े हैं यहाँ, तो हमारी परछाई किस तरफ होगी, इस तरफ होगी, नीचे की तरफ। ठीक है, इस तरफ होगी। तो इसमें क्या बताया है कि, और सूर्य आपको पता ही है एक नेचुरल वो लेकर चलते हैं हम, तो सूर्य पूर्व में निकलता है, कहाँ निकलता है, पूर्व में, इधर निकलता है, मान लो पूर्व में। और रंजीता साफ उजली वाली समुद्र के किनारे चल रही है, ये मान लो वो यहाँ चल रही है। ठीक है, रंजीता यहाँ है, तो रंजीता यहाँ है, तो उसकी परछाई किस तरफ होगी, इस तरफ होगी, आपको पता है सूर्य के अपोजिट होगी। और वो परछाई में क्या है कि दाहिने हाथ की ओर, क्या है, दाहिने हाथ की ओर। अगर वो इस तरफ जाएगी तो उसका दाहिना इस तरफ होगा, इधर बायां, इस तरफ दाहिना। अगर वो इस तरफ नीचे की तरफ जाएगी तो इसका दाहिना तरफ इधर होगा। और हमें परछाई भी इस तरफ ही चाहिए, क्योंकि अपोजिट में पड़ती है सूर्य के, और दाहिनी तरफ भी चाहिए उसकी, तो दाहिना इधर ही होगा और परछाई भी इधर ही पड़ेगी। तो रंजिता मतलब नीचे की तरफ, मतलब ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ की तरफ जा रही है, मतलब दक्षिण की ओर जा रही है। ठीक है, तो पर्सन ने क्या पूछा है कि उसकी पीठ हुई दिशाओं में किस ओर होगी, उसकी पीठ अगर वो दक्षिण की तरफ जा रही है तो मुँह तो दक्षिण की तरफ होगा, तो उसकी पीठ किस तरफ होगी, उत्तर की ओर, ऊपर की ओर। ठीक है, उत्तर की ओर पीठ किस तरफ होगी, उत्तर की ओर पीठ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर की ओर से पीठ होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 में से किसी रूप में समानता और इसलिए वो एक समूह बनाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समूह में शामिल नहीं है। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा, देखो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्यों जाएगा, क्योंकि देखो 1 का क्यूब 1, और ये किसका क्यूब है, ये क्यूब है 13 का, 13 क्यूब है, ये 125 का है, ये 1 का होगा, ये 13 का होगा, ये 125 का होगा, और ये किसी का क्यूब नहीं है, तो ये सबसे अलग हो जाएगा। ठीक है, आगे होगा समझ, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कूट भाषा में BESTLY को 84 लिखा जाता है, GUA को 93 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में XEREX को कैसे लिखा जाएगा। तो साथ ही इसमें क्या है कि बी कितने नंबर पर आता है, 2 पर, E 5 पर, A 1 पर, S 19 पर, T 20 पर, L 12 पर और Y 25 पर। तो इन सब का हम जब योग करेंगे, मतलब इनका सबका सम करेंगे जोड़, तो 84 आएगा। आप जोड़ कर देख सकते हैं, इन सबका जोड़ 84 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार जब हम गिव वे को का वो लिखेंगे नंबर कोड, जैसे 7 9 V 22 E 5, इसी आप अपनी कॉपी में लिख कर देख सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा, आंसर का नाम आएगा 93। तो इसी प्रकार हम XEREX को कैसे लिखेंगे, एक्स कितने पर, 24 पर, फिर 5, फिर 18, फिर 5, फिर 24, फिर 5, फिर 19। जब इन सब का योग करेंगे तो इन सब का योग आएगा ऑप्शन नंबर सी, 100। ठीक है, आप इनका योग करके देख सकते हैं 1 बाय 1, इनका योग आएगा 100, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 100। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन थोड़ा सा
बड़ा क्वेश्चन है, तो आप थोड़ा सा ऐसे देख सकते हैं। अब देखिए निर्देश, नीचे एक स्थिति दी गई है जिसके बाद विकल्प A B C D दिए गए हैं। आपको चारों विकल्पों में से किसी एक को अंकित करके दी गई स्थिति के लिए अपना उत्तर चुनना है। स्थिति क्या है? शैलेंद्र ट्रेन में बैठकर मथुरा से दिल्ली जा रहा है। रास्ते में वो देखता है कि एक ऊँट और उसके मालिक द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। शैलेंद्र को क्या करना चाहिए? देखते हैं क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, इस उम्मीद के साथ अपनी यात्रा जारी रखनी चाहिए कि ऊँट को दी जा रही प्रताड़ना बंद हो जाएगी। अच्छा। ऑप्शन नंबर बी, चैन खींचकर ट्रेन रोक देनी चाहिए, ट्रेन से उतरकर नीचे जाना चाहिए और ऊँट के मालिक के पास पुलिस में थाने को सौंप देना चाहिए। अच्छा। ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली पहुंचने के बाद भारत में जानवरों के साथ किए जा रहे व्यवहार के खिलाफ जुलूस निकालना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, अपने मोबाइल से जानवरों के साथ होने वाले इस तरह व्यवहार के खिलाफ लड़ने वाले किसी संगठन की हेल्पलाइन कॉल करना चाहिए, उन्हें घटनास्थल और मामले के बारे में जानकारी देनी चाहिए और उन्हें नीचे पूर्व कहना चाहिए कि वो अपनी यात्रा पूरी करने के बाद इस मामले में मदद के लिए तैयार रहेंगे। तो साथियों ऐसे क्वेश्चन में क्या है कि आपको जो इसमें पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, ठीक है, पॉजिटिव रहकर आपको इसका आंसर देना चाहिए और जो हो सके वो करना चाहिए। जैसे इसमें बताया गया है, इसका आंसर होगा वैसे तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, मैं अपने मोबाइल से जानवर के खिलाफ लड़ने वाली इस तरह विवाह के खिलाफ लड़ने के, और इसमें कानून का साथ लेना चाहिए, मतलब कानून का साथ देना चाहिए, ठीक है, अपनी तरफ से कुछ नहीं करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन, तो जब आप पॉजिटिव रहोगे, आपका माइंड सेट अच्छा रहेगा, तभी हो सकते हैं क्वेश्चन। तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर डी। वैसे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। अगला क्वेश्चन है निर्देश, दो कथनों 1 और सेकंड के बाद दो निष्कर्ष 1 और सेकंड दिया गया। अच्छा। कथन है, कथन फर्स्ट है, सभी हफ्तों में 7 दिन होते हैं। क्या है कि सभी हफ्तों में 7 दिन होते हैं। कथन नंबर 2, बुधवार हफ्ते के बीच में पड़ता है। आपको ये बता दूं, जो कथन में दिया गया होता है ना, वो ऐसा समझो कि वो सही होता है, आपको सही मानकर चलना है। नेचुरल से कुछ भी होता हो, पर जो कथन में दिया होता है वो आपको सही 100% सही मानकर चलना है। अच्छा। निष्कर्ष, आगे के हफ्ते में 6 दिन होंगे। अब देखो, कथन 1 में बोला गया कि सभी हफ्तों में 7 दिन होते हैं, इसने पहले बोलता है कि सभी हफ्तों में 7 दिन होते हैं, और इसमें निष्कर्ष 1 बोल रहा है कि आगे के हफ्ते में 6 दिन होंगे। आगे के हफ्ते में 6 दिन क्यों होंगे? तो ये निष्कर्ष नंबर फर्स्ट गलत, ठीक। अब निष्कर्ष नंबर 2, बृहस्पतिवार आगामी हफ्ते के ठीक बीच में नहीं पड़ेगा। क्या है कि बृहस्पतिवार आगामी हफ्ते के ठीक बीच में नहीं पड़ेगा। तो साथियों आपको क्या दिया गया है कि बुधवार हफ्ते के बीच में पड़ता है। आपको पहले दिया गया कि बुधवार हफ्ते के बीच में पड़ता है, और निष्कर्ष तो कह रहा है कि बृहस्पतिवार आगामी हफ्ते के ठीक बीच में नहीं पड़ेगा। हाँ, तो सही बात है, नहीं पड़ेगा, क्योंकि बुधवार पड़ेगा, बुधवार हफ्ते के बीच में पड़ता है। निष्कर्ष में इसमें कथन में दिया गया है, तो बृहस्पतिवार कैसे पड़ेगा? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल निष्कर्ष 2 का पालन करता है, केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। देख सकते हो, ऐसे क्वेश्चन आपको जब आएंगे, जब आप इनकी समझोगे, इनका कॉन्सेप्ट समझोगे और इनके प्रैक्टिस करोगे लगातार, तब जाकर ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको। ठीक है। आर्यमान के पास नॉन डिजिटल साधारण सी घड़ी है जिसमें घंटे और मिनट की सुई, यदि मान लें कि यहाँ घड़ी पूरी 24 घंटे लगातार ठीक से चलती है, तो 24 घंटे निरंतर अवधि के दौरान कितनी बार दोनों सुइयाँ ठीक एक दूसरे के ऊपर आएंगी। तो साथ ही आपको ये तो पता होगा, जब आपने घड़ी पड़ी होगी तो ठीक एक दूसरे के ऊपर मतलब 0 डिग्री का कोण। कितना? 0 डिग्री का कोण। जब सुइयाँ अपने एक दूसरे के ऊपर होंगी तो कितना डिग्री का कोण बनेगा? 0 का बनेगा। आपको सभी को पता है। सॉरी, अच्छा, तो 12 घंटे में कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनता है? तो 12 घंटे में बनता है 11 बार। क्यों? क्योंकि जब लास्ट में अपन 11 से 12 पर, जब 11 से 12 बजते हैं तो दोनों सुइयाँ, मिनट और घंटे की दोनों सुइयाँ आपस में कभी भी नहीं मिलती 11 से और 12 के बीच में। एक बार 11 पर मिलती हैं, मतलब 11 के आसपास, और फिर डायरेक्ट 12 पे मिलती हैं। ठीक है, मतलब 11 से थोड़ा पहले मिलती हैं, मतलब 10 और 11 के बीच में। तो 11 से और 12 के बीच में कभी नहीं मिलती, तो इसलिए 12 घंटों में 0 डिग्री का कोण, मतलब दोनों सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर 11 बार होंगी। ऐसे ही 24 घंटे में पूछ रहा है, तो 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे में या दूनी 22 बार। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 22 बार। अगला क्वेश्चन, कैथरीन एक साधारण पासा से खेल रही है, यदि उसे पासे के ऊपरी हिस्से में संख्या 5 मिलती है तो उसके ठीक विपरीत कौन सी संख्या मिलेगी? तो साथियों, साधारण पासा होता है जिसकी विपरीत सतहों का योग 7 हो। ठीक है, विपरीत, मैं क्या बोल रहा हूँ कि विपरीत सतह, ना कि सामने वाली, ना कि जो सतह पासे में दिखाई दे रही है, मतलब उसकी उल्टी, विपरीत जो साइड हमें दिखाई दे रही है उसकी उल्टी सतह। उन दोनों का योग अगर 7 है तो साधारण पासा होगा। अगर उन दोनों का योग 7 नहीं है, 7 से ज़्यादा है, तो उस पासे को बोलेंगे हम मानक पासा। क्या बोलेंगे? मानक पासा। ठीक है, जिन विपरीत सतहों का योग 7 होगा साधारण पासा, जिनका योग 7 नहीं होगा वो मानक पासा। ठीक है, इसमें क्या पूछा है कि ऊपरी हिस्से की संख्या में 5 मिलती है तो उसके ठीक विपरीत। अब देखो, साधारण पासा है, आपको पहले बता दिया, और एक साइड पर दी गई है 5, तो उसकी विपरीत, तो
अब आपको पता है कि साधारण में विपरीत का 7 होता है, तो 5 हमें पहले दी गई हुई है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 2। 5 और 2 7। ठीक है, समझ रहे होगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। रुचित 48 छात्रों की कतार में बाएं किनारे से 32वें स्थान पर खड़ा है, तो उसकी कतार में दाएं किनारे से उसका स्थान क्या होगा? रुचित मतलब एक लाइन है जिसमें से टोटल 48 छात्र हैं। कितने हैं? 48। और रुचित बाएं किनारे से, इधर से मान लो दायां राइट और इधर से लेफ्ट बायां, तो बाएं किनारे से 32 स्थान पर है, मतलब वो यहाँ पर मान लेते हैं 32वें स्थान पर वो खड़ा है और टोटल 48 है। अच्छा, अगर वो 32वें स्थान पर खड़ा है तो इधर कितने बचे बाकी? 32 के बाद में 8 8 16 छात्र इधर बच गई और 32 पर वो खुद खड़ा है। 31 उसके पीछे हैं, 32 पर खुद है और 16 इधर बच गई। अच्छा, तो उसी कतार में दाएं किनारे से स्थान क्या होगा? अब क्या पूछा है कि उसी कतार में दाएं से, इधर से राइट से, तो 16 तो ये बच गए जो बचे हुए थे वो, और एक उसकी खुद की रैंक जो खुद वो खड़ा है, 16 एक 17। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 17। ठीक है, समझ गए ना? आई होप आपको सब समझ आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन, खालिस्तान पूरे, अभी आपके साइंस के क्वेश्चन आ गए हैं, साइंस के कुछ क्वेश्चन आएंगे। खालिस्तान पूरे शरीर में ऑक्सीजन ले जाने के लिए आपके स्वास्थ्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन नंबर ए लाल रक्त कोशिकाएं, बी श्वेत रक्त कोशिकाएं, सी प्लाज्मा और डी प्लेटलेट्स। क्या है कि पूरे शरीर में ऑक्सीजन ले जाने के लिए आपके शरीर स्वास्थ्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आपको सभी को पता है कि हमारे शरीर में रक्त का संचरण किससे होता है? लाल रक्त कोशिकाओं से, और रक्त में ही आपको पता है कि ऑक्सीजन होता है O2। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लाल रक्त कोशिकाएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गतिज ऊर्जा की मानक इकाई क्या है? क्या है गतिज ऊर्जा की मानक इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर एम्पियर घंटा, बी कुलम्ब, सी जूल और डी किलोवाट घंटा। तो साथियों आपको पता है गतिज ऊर्जा मतलब इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, कि मानक इकाई क्या है? तो गतिज ऊर्जा की मानक इकाई क्या है? जूल। ऑप्शन नंबर सी जूल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम बताइए। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर ए डेसिबल मीटर, बी बैरोमीटर, सी हर्ट्ज और डी एनेमोमीटर। इसका आंसर होगा वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब आपको पता होगा किससे मापते हैं? बैरोमीटर से। ऑप्शन नंबर बी बैरोमीटर से। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर, न्यूक्लिक अम्ल की खोज सबसे पहले किसने की थी? क्या है कि न्यूक्लिक अम्ल की खोज सबसे पहले किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए फ्रेडरिक मिश्र, बी एडवर्ड जेनर, सी चार्ल्स डार्विन, डी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसका आंसर होगा साथियों क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए फ्रेडरिक मिश्र। न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी? न्यूक्लिक अम्ल फ्रेडरिक मिश्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन, खालिस्तान लिंक्स का रेखीय नेटवर्क है जो उत्पादक जीव से शुरू होता है। क्या है कि जो उत्पादक जीव, जो उत्पन्न मतलब जहाँ से स्टार्ट होता है, जिससे जो उत्पाद करते हैं, उत्पादन, और शीर्ष परबक्षी प्रजातियों, और शीर्ष मतलब उच्चतम परबक्षी प्रजातियों पर जाकर खत्म होता है। मतलब परबक्षी मतलब जो पक्षियों को खाते हैं, मतलब सभी को खाते हैं, परबक्षियों पर जाकर खत्म होता है। तो इसमें क्या आएगा? जो उत्पादक जीव शुरू होता है, जो उत्पाद करता है, और परबक्षी प्रजातियों पर जाकर खत्म होता है, जो मतलब जीव भी खाते हैं। तो ए ऑप्शन नंबर ए आहार जाल, बी खाद्य श्रृंखला, सी खाद्य पिरामिड, डी भोजन पथ। तो साथ ही आपको पता ही है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी खाद्य श्रृंखला, क्योंकि जो खाद्य श्रृंखला में है, जो उत्पादन होता है वो घास फूस इनसे होता है, फिर लास्ट में इस घास फूस को छोटे जानवर खाते हैं शाकाहारी, फिर उसको बड़े जानवर मांसाहारी खाते हैं, मतलब ऐसे करके फिर लास्ट में जो बड़े जानवर होते हैं, जो सभी मतलब मांस मूस ये खाते हैं, जानवर खाते हैं, उन पर जाकर खत्म होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा खाद्य श्रृंखला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक नहीं है? साथियों मैं एक बात आपको पहले बता दूं, आप एनटी का सीटी का पेपर देंगे, एनटी आपको पता है कि एनटी पेपर लेगी, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा आप इकोलॉजी मतलब पर्यावरण के आपको 2-4 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो आप तो मोटा मतलब बेसिक आप थोड़ा सा पर्यावरण पढ़ के जाएँ। आपको पता होगा अभी जो अन्ना पुलिस का पेपर हुआ था 2022 में, उसमें भी पर्यावरण के कुछ क्वेश्चन आए थे। पता होगा, आपने पेपर अगर देखा होगा सभी 24 सेट, तो उसमें भी पर्यावरण के कुछ क्वेश्चन आए थे। तो मैं बता दूं कि एनटीपी में भी शायद 2-4 क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप बेसिक दे सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र का अजैविक घटक नहीं है? ऑप्शन नंबर ए जीव, बी प्रकाश, सी जल और डी मिट्टी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पारिस्थितिक तंत्र का अजैविक घटक नहीं है जी। ऑप्शन नंबर जीव अजैविक, क्योंकि प्रकाश, मिट्टी, जल ये तो अजैविक है, इनमें तो जीव है नहीं, तो जैविक कौन सा हो जाएगा? जैविक तो है जीव, मतलब अजैविक, और अजैविक नहीं है, तो जीव हो गया, और अजैविक हैं ये प्रकाश, मिट्टी और जल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय संसाधन है? अब साथियों आपको तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय तो आप पता होगा, नहीं पता तो देखो, नवीकरणीय वो संसाधन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय संसाधन है?
साथ ही आपको पता होगा नवीकरणीय वो संसाधन होते हैं जिनका हम एक बार के बाद दोबारा यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अनवीकरणीय होते हैं, एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज प्रयोग में नहीं होते, ठीक है। अब जैव ईंधन, बी बायोमास, सी बायोगैस और डी कोयला, ठीक है। तो इसका आंसर होगा नवीकरणीय संसाधन का ऑप्शन नंबर डी कोयला, ठीक है। नवीकरणीय वो जिनका हम दोबारा यूज कर सकते हैं, अनवीकरणीय वो जिसका हम दोबारा एक बार यूज होने के बाद उसका दोबारा यूज नहीं होता क्योंकि वो खत्म हो जाती है फिर, ठीक है। धरती की सबसे भारी परत कौन सी है? अब देखो इसमें क्या पूछा है, धरती की, ना कि वायुमंडल की। इसमें पूछा है धरती की। धरती की सबसे भारी परत कौन सी है? क्षोभमंडल, मध्यमंडल, एस्ट्रोस्फीयर और थलमंडल। भारी परत कौन सी है जिस पर हम अभी रहते हैं ना, सबसे ऊपरी परत भारी परत यही होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी थलमंडल। क्या होगा? थलमंडल। और ये जो क्षोभ मंडल है, मध्यमंडल है, एस्ट्रोस्फीयर है, ये सभी वायुमंडल की परतें हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस विषय का नाम बताइए जिसमें चट्टानों की अंतर्निहित गुणों का उपयोग कर चट्टानों, जीवाश्म और तलछट की आयु का निर्धारण किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बूलानुक्रमण, ऑप्शन नंबर बी जैव भू रासायनिक विज्ञान, ऑप्शन नंबर सी परस्पर विज्ञान, ऑप्शन नंबर डी ज्वालामुखी विज्ञान। तो साथियों इसका आंसर होगा बूलानुक्रमण, मतलब जियो क्रोनोलॉजी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जियो क्रोनोलॉजी, बूलानुक्रमण। चट्टानों के अंतर्निहित गुणों का अध्ययन, चट्टानों, जीवाश्म और तलछट की आयु का निर्धारण। ऑप्शन नंबर ए बूलानुक्रमण, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्यूबरक्लोसिस तपेदिक के उत्पादन कारक क्या है? ट्यूबरक्लोसिस तपेदिक के उत्पादन कारक क्या है? आपको पता होगा ट्यूबरक्लोसिस मतलब तपेदिक, मतलब अपनी आम भाषा में बोलें तो टीबी। क्या बोलेंगे? टीबी, जिसको आप टीबी बोलते हैं ना, वही होता है तपेदिक, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। तो टीबी किसके कारण होता है आपको पता है? ऑप्शन नंबर ए बैक्टीरिया, वायरस, सी कवक और डी परजीवी। तो टीबी मतलब तपेदिक बैक्टीरिया, जीवाणु, क्या है? जीवाणु के कारण होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। और ये ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु के कारण होता है, आपको बता दूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन ऑप्शन नंबर अगला क्वेश्चन 106वें इंडियन साइंस कांग्रेस का थीम क्या है? 106वें इंडियन साइंस कांग्रेस का थीम क्या है? साथियों ये 2018 का पेपर है, तो ये शायद जब 106वीं साइंस कांग्रेस थीम हुई थी उसका पूछा गया है। भावी भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए अगम्य तक पहुंच, राष्ट्र विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, और मानव विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो इसका आंसर होगा ए भावी भारत और विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ठीक है। भावी भारत और विज्ञान प्रौद्योगिकी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थित है? आप खाते तो पता ही होगा सबको कि इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय पूछा गया। और इसरो का मुख्यालय आपको पता ही होगा बेंगलोर। कहाँ है? बेंगलोर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन। खालिस्तान में लिंग पूजा के डर को समाप्त कर इसे आधिकारिक अनुष्ठान के रूप में मान्यता दे दी गई थी, ठीक है। इसका आंसर होगा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसका आंसर होगा सी यजुर्वेद, ठीक है। क्या कि लिंग पूजा को डर को समाप्त कर इसे आधिकारिक अनुष्ठान, लिंग पूजा के डर को समाप्त कर दिया और आधिकारिक सरकारी ऑफिशियल, मतलब ऑफिशियल आधिकारिक अनुष्ठान की मान्यता दी गई थी यजुर्वेद में, ठीक है। अगला क्वेश्चन। सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद खालिस्तान का तेजी से पतन हुआ था। सम्राट अशोक की जब मृत्यु हुई थी तो उसके बाद किसका तेजी से पतन हुआ था? तो सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित थे? ये तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि सम्राट अशोक तो बहुत महान और राजा थे। तो इसका आंसर होगा मौर्य वंश। किससे संबंधित थे अशोक? मौर्य वंश से, ठीक है। आसान क्वेश्चन था। तो साथियों ये हमने आज 50 तक क्वेश्चन कर लिए हैं। टोटल हम 150 क्वेश्चन करेंगे, 150। तो 50 हमने आज कर लिए हैं, 50 हम कल मतलब अगली वीडियो में करेंगे और 50 उससे अगली वीडियो में, ठीक है। अब लगभग सभी जीएस के प्रश्न होने वाले हैं। हिंदी रीजनिंग हमारी हो गई है, मैथ इस पेपर में था नहीं, तो बाकी बची है जीएस, वो हम अगले वीडियो में करेंगे। तो थैंक यू साथियों इस वीडियो को, क्लास को देखने के लिए। उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। सभी को धन्यवाद।